हाय गाइस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉल वर्क परमिट पर। आपको बता दें कॉल वर्क क्या होता है। कॉल वर्क एनी वर्क दैट मे नॉट क्रिएट हीट स्पार्क इग्निशन और सोर्स ऑफ इग्निशन इज कॉल्ड कॉल वर्क। यानी सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि ऐसा काम या ऐसा कार्य जिस कार्य से किसी तरह का स्पार्क, हीट, इग्निशन या सोर्स ऑफ इग्निशन के पैदा ना होने की चांसेस हो, डेट इज कॉल्ड कॉल वर्क। यानी जिससे किसी तरह के आग या आग जैसे चिंगारी या किसी तरह की हीट, है ना, उष्मा, ये सब पैदा ना होने की चांसेस हो या ना हो, डेट इज कॉल्ड कोल्ड वर्क। जैसे कि आप एक्सवेशन का काम करते हैं, ये कोल्ड वर्क में आता है। जैसे कि प्लास्टर का काम करते हैं, कॉल वर्क में आता है। जैसे कि पेंटिंग का काम करते हैं, कॉल वर्क में आता है। ठीक है। तो आप डेफिनेशन से पता लगा सकते हैं हर वो काम जिसमें किसी तरह का स्पार्क, हीट या इग्निशन या सोर्स ऑफ इग्निशन का चांसेस ना हो, डेट इज कॉल्ड कॉल वर्क। आज हम लोग परमिट की बात करेंगे। तो चलिए सीधे हम लोग बात करते हैं परमिट डिटेल्स पर। परमिट नंबर एक लिखा जाता है। परमिट नंबर में परमिट का नंबर परमिट का नंबर लिखा जाएगा, कितने नंबर का ये परमिट है। डेट इशूड का मतलब है किस डेट में इसको इशू किया गया है। यानी मान के चलिए 25/10/2023 को इशू किया जा रहा है, तो वो डेट यहाँ लिखा जाएगा। स्टार्ट डेट एंड टाइम का मतलब है कि कब से कब तक, यानी कब से, एंड डेट एंड टाइम का मतलब कब तक। ठीक है। ये आपका यहाँ दर्शाया जाएगा। मान के चलिए 25 को इशू किया गया, लेकिन ये परमिट असल स्टार्ट होने वाला है 26 से। तो 26 का डेट यहाँ डाला जाएगा और कितने बजे से, तो वहाँ टाइम को भी लिख दिया जाएगा, कितने बजे तक, तो वो भी यहाँ लिख दिया जाएगा। यानी सारी बातों को स्पष्ट रूप से यहाँ लिखना है। और ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, कब से कब तक और कितने बजे से कितने बजे तक। तो ये दोनों चीज़ें बहुत अहम होती है। और इसी टाइम शेड्यूल के अंदर, इसी गिवन टाइम डेडलाइन के अंदर ही काम को कंप्लीट कर लेना है। लोकेशन वर्क एरिया का मतलब यह है कि किस जगह काम हो रहा है, उस एरिया का कंप्लीट लोकेशन, यानी कंप्लीट एंड एग्जैक्ट लोकेशन जो होता है उस एरिया का, वर्क का, साइट का, ताकि कोई भी वहाँ इजीली पहुँच जाए, यहाँ लिखना है। वर्कर डिटेल्स, नेम, जो लोग इस काम में इन्वॉल्व हैं उसका नाम, वर्कर का जो आईडी बनता है कंपनी की तरफ से उसका आईडी, जेंडर मेल फीमेल क्या है, स्किल सेट का मतलब वो क्या है, हेल्पर है, ग्राइंडर है, ठीक है, मैसन है, एक्सकेवेटर ऑपरेटर हैं, लेबर हैं, जो भी उसका स्किल है वो यहाँ लिखेंगे। आगे हमारा है कोड वर्क एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन। अब जो भी काम होने वाला है, कंप्लीट उस काम के बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा जाएगा, डिस्क्रिप्शन को ऐड किया जाएगा। सपोज एक बिल्डिंग में हम लोग पेंटिंग का काम करने वाले हैं, जिसमें 5 वर्कर एक बिल्डिंग के अंदर अंदर पेंटिंग का काम करने वाला है। तो यहाँ लिखेंगे बाय हेल्प ऑफ 5 वर्कर्स पेंटिंग वर्क विल बी कैरिड आउट इनसाइड द बिल्डिंग। इस तरह से कंप्लीट डिस्क्रिप्शन को यहाँ ऐड किया जाता है। जो भी काम होता है कंप्लीट उस काम के बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन, यानी पूरा कार्य का ब्यौरा यहाँ लिखा जाता है। उसके बाद है रिस्क असेसमेंट की बात। हैज अ रिस्क असेसमेंट बीन कंडक्टेड फॉर द कॉल वर्क एक्टिविटी। क्योंकि किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले उस कार्य से रिलेटेड जो हमारा रिस्क असेसमेंट होता है वो हमको क्या करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, रिस्क असेसमेंट करना पड़ता है, ताकि पता लगे कि यहाँ किसी तरह का हैजर्ड तो नहीं है, किसी तरह का रिस्क तो नहीं है, अगर है तो कितना है, उसको एलिमिनेट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है।
तो या फिर रिड्यूस किया जा सकता है या नहीं किया, जो भी मतलब रिस्क के थ्रू पता चलेगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पहले कंट्रोल मेजर लिया जाता है, उसके बाद काम को स्टार्ट किया जाता है। इसलिए रिस्क असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ डिक्लेरेशन है कि आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव क्या क्या, क्योंकि जो परमिट का अप्रूवर होता है वो इन चीजों को पहले सुनिश्चित करता है, देखता है, उसके बाद ही परमिट को इशू करता है। जैसे कंडक्टेड थ्रू स्पेस इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क एरिया एंड आइडेंटिफाइड एंड पोटेंशियल हैजर्ड्स, यानी पूरे एरिया को जहां काम होने वाला है उस पूरे कार्य क्षेत्र को अच्छे से जांचा गया, अच्छे से चेक किया गया, वहां किसी तरह का कोई खतरनाक हैजर्ड्स नहीं है, तो यस करेंगे। फिर आगे लिखा है इंश्योर ऑल नेसेसरी प्रिकॉशन हैव बीन टेकन टू मिटिगेट रिस्क, रिस्क को खत्म करने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए जो भी जरूरी है ना बचाव या प्रिकॉशन लेना था वो सब लिया गया है या नहीं। अगर लिया गया है तो यस, अगर नहीं लिया गया है तो परमिट तो फिर इशू ही नहीं होगा, इसलिए यस होना जरूरी है। Verified that all personnel involved in the cold work activity have received appropriate training and possess the required skills। और एक बात यहाँ ये कहना चाहते हैं थर्ड नंबर पे कि जितने भी लोग इस कोल्ड वर्क को करने वाले हैं वो सारे लोगों को उस कार्य से रिलेटेड जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो सारी ट्रेनिंग उनको दी गई हैं, और वो बंदा जो इस काम को करने वाले हैं वो सक्षम है इस काम के लिए, यानी उसके अंदर ये स्किल है कि वो इस कार्य को अच्छे से सेफली कर सकता हो। यानी प्रॉपर ट्रेनिंग एंड रिक्वायर्ड स्किल ये दोनों होना चाहिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जॉब होता है, तो इसको भी वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर है तो यस करेंगे। नेक्स्ट, confirm that all relevant permit licenses and authorization have been and obtained। और किसी भी काम को करने के लिए और भी एक्स्ट्रा हमको परमिट की जरूरत पड़ती है। जैसे कोई अगर जेसीबी ऑपरेटर है तो वो जेसीबी को चलाना चाहते हैं तो उसका लाइसेंस वगैरह चेक करना पड़ता है, और भी दूसरे लोग जो एथोराइज हैं या नहीं है इस काम को करने के लिए उनका एथोराइजेशन भी चेक किया जाता है। तो ये सारी चीजों को पहले कंफर्म करना है कि ये सब उचित होना चाहिए, अगर है तो यस करेंगे, और नहीं तो फिर तो परमिट इशू होगा ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है वेरीफाइड दैट द वर्क एरिया इज फ्री फ्रॉम एनी पोटेंशियल हैजर्ड्स और रिस्क एसोसिएटेड विद कोल्ड वर्क एक्टिविटीज, यानी कोल्ड वर्क एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ इस कार्य में किसी तरह का खतरनाक हैजर्ड्स या किसी तरह का रिस्क नहीं है, इससे बल्कि फ्री है। इसको वेरीफाई किया गया है, इसको फिजिकली इंस्पेक्शन किया गया है, एग्जामाइन किया गया है, ये किसी तरह का हैजर्ड या किसी तरह का रिस्क नहीं है, तो नहीं है तो यस करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इंश्योर प्रॉपर आइसोलेशन ऑफ द वर्क एरिया फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्सनल, और बताते हैं कि जो एरिया है उस एरिया को आइसोलेट कर दिया गया है। आइसोलेट का मतलब है कि बैरिगेशन कर देना, ठीक है, यानी पूरे एरिया को बैरिगेट कर दिया गया है, और इस तरह से बैरिगेट किया गया है ताकि अनऑथराइज्ड आदमी उसके अंदर ना प्रवेश करे। ठीक है, तो बैरिगेशन का पर्पस ही वही होता है ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड बंदा उस एरिया के अंदर ना आए, इसीलिए उसको बैरिगेट किया जाता है। अब 7वें नंबर पे है कि प्रोवाइड वर्कर्स विद एप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई। ठीक है, जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उन सभी वर्करों को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देना अनिवार्य होता है और एसेंशियल होता है, कंपलसरी होता है। तो जो काम हो रहा है उस काम के अकॉर्डिंग उनको हमको क्या देना पड़ता है, पीपीई देना पड़ता है। सेफ्टी ग्लासेस गॉगल्स, नॉर्मली सेफ्टी गॉगल्स और ग्लासेस को दिया जाता है ताकि किसी भी कार्य से कोई भी पार्टिकल या डस्ट वगैरह उसकी आंखों पे ना गिरे, ये दिया गया है, यस करना है। इंसुलेटेड ग्लोव्स, नॉर्मली हम लोग ऐसी जगहों पे अगर काम करते हैं जहां हमको किसी तरह का शॉक लगने का चांसेस अगर होता है तो हमको वहाँ इंसुलेटेड ग्लोव्स देना पड़ता है, वरना हम कॉटन ग्लोव्स या लेदर ग्लोव्स वगैरह भी दे सकते हैं अगर नॉर्मल काम है तो, लेकिन ग्लोव्स तो एनी हाउ देना ही है, तो यहाँ भी हम यस करेंगे। थर्मल क्लोथिंग का मतलब यह है कि ऐसा काम
जिससे किसी तरह का वाष्प वगैरह निकल रहा हो या वाइपर वगैरह निकल रहा हो, तो उससे बचने के लिए हमको एक कपड़ा देना पड़ता है, यानी जिसको एप्रोन बोलते हैं या कवर ऑल बोलते हैं, ठीक है। तो दिया जाता है ताकि स्किन से जुड़ा हुआ यानी शरीर में किसी तरह का उस कार्य का प्रभाव ना आए। अगर इसकी रिक्वायर्ड है तो देंगे, वरना हम NA लिख देंगे आगे, ठीक है। एंटी स्लिप फुटवेयर, ये क्योंकि मोस्टली जो काम होता है तो एंटी स्लिप फुटवेयर के साथ ही काम किया जाता है। वैसे नॉर्मल सेफ्टी शूज भी आते हैं, लेकिन एंटी स्लिप फुटवेयर आमतौर पर वहां दिया जाता है जहां स्लिप के चांसेस ज्यादा हों, ठीक है। अगर स्लिप के चांसेस नहीं हो तो नॉर्मल जो सेफ्टी शूज है वो देना है, और ये कंपलसरी में आता है, ठीक है, यानी ये देना है ही। सेफ्टी शू कोई भी, चाहे एंटी स्लिप फुटवेयर हो या एंटी स्टैटिक हो, ठीक है, या एंटी लिक्विड या एंटी केमिकल्स हो, आपको तो सेफ्टी शूज देना ही है। और देखना है कि किस तरह का काम है, उसके अकॉर्डिंग हमको सेफ्टी शूज देना है। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इफ रिक्वायर्ड, आपको पता है कि जहां ऑक्सीजन का लेवल 19.5 और 23.5 से ज्यादा और 19.5 से कम अगर हो तो वहां सांस लेना दिक्कत होता है। बहुत सारे उसके रीजंस होते हैं, और रेस्पिरेटरी पीपी पर मेरा अलग से वीडियो बना हुआ है, वहां आप देख सकते हैं। वैसे बता दें कि टॉक्सिटी हो सकता है, पॉइजनस गैसेस हो सकता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस हो सकता है, या किसी तरह के प्रदूषण हो सकता है जिससे आपको सांस लेने में बहुत दिक्कतें आ सकती है, सांस नहीं ले सकते हैं। तो ऐसी जगहों पे हमको रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन यानी एसकाबा सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग apparatus दे करके काम करवाना है अगर इसकी जरूरत है तो। हियरिंग प्रोटेक्शन यानी 85 डीबी या 90 डीबी से ऊपर अगर साउंड का लेवल होता है, यानी वहां अगर आवाज ज्यादा होती है जिससे इरिटेशन होता है और काम काम से दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करता है, तो नॉर्मली ऐसे साउंड को इरिटेटिंग साउंड या साउंड पोल्यूशन कहा जाता है, और वहां हमको हेयर प्रोटेक्शन देना पड़ता है। तो अगर देखना है कि अगर इसकी जरूरत है तो इसको भी देना है। अदर स्पेसिफाई का मतलब हो सकता है कि जितने पीपीस का यहाँ नाम लिखा गया इससे हट के कोई और भी पीपी लग सकता है, जैसा कि जॉब होगा उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ हम उसको लिस्ट करेंगे। उसके बाद है एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन प्लान फॉर इमरजेंसीज, कि अगर आपातकालीन कोई भी घटना या दुर्घटना होती है, यानी कोई भी अगर इमरजेंसीज वहाँ क्रिएट होता है या इमरजेंसी की परिस्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन प्लान हमको बनाना पड़ता है। सबसे पहले किसको कम्युनिकेट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, किस तरह से इमरजेंसी को कंट्रोल किया जाएगा, ऑल दिस थिंग। तो इमरजेंसी प्लानिंग एंड मिटिगेशन पर भी मेरा वीडियो बना हुआ है, तो अगर ये सब किया गया है तो यस। आगे लिखा है कंडक्टेड ऑफ फाइनल इंस्पेक्शन बिफोर एथोराइजिंग द कोल्ड वर्क पर एक्टिविटी, और बताते हैं कि हमको फिर से एक बार रिव्यू कर लेना पड़ता है, वंस अगेन हमको चेकआउट कर लेना पड़ता है कि किसी तरह का कार्य क्षेत्र पे और कोई रिस्क या हैजर्ड तो छूट नहीं गया है। अगर ऐसा कर गया ऐसा अगर है तो फिर आप जब दोबारा रिव्यू करेंगे या दोबारा फाइनल जब चेकआउट करेंगे तो डेफिनेटली ये पकड़ में आ जाएगा, और ऐसा करने के बाद ही परमिट को ऑथोराइज किया जाएगा। तो यस, कम्युनिकेट ऑल नेसेसरी सेफ्टी प्रिकॉशन टू द वर्कर्स, और क्योंकि जो भी काम होता है वहाँ किसी ना किसी तरह के हैजर्ड्स होते ही हैं, उस हैजर्ड से बचने के लिए क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हमको लेना होगा, क्या ज़रूरी हमको नेसेसरी सेफ्टी प्रिकॉशन लेकर के काम करना पड़ेगा, तो वो सारे वर्कर्स को बताना पड़ता है कि ये काम में इस तरह के हैजर्ड्स हो सकते हैं और इस तरह की प्रिकॉशन लेकर के हमको काम को करना है। तो ये वर्कर को टूल बॉक्स टॉक के जरिए से या सेफ्टी ब्रीफिंग के जरिए से बता देना पड़ता है। तो डेफिनेटली अगर ऐसा हुआ है तो यस करेंगे, और ऐसा करना भी है, बगैर इसे किए हुए हम काम को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। Ensure that workers are aware of the signs and symptoms of cold, stress and are prepared to respond accordingly। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि जितने भी वर्कर्स हैं जो एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व है, उनको ये पता होना चाहिए कि कोल्ड वर्क स्ट्रेस क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उनके साइंस क्या होते हैं, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको तुरंत रेस्पॉन्स करना है उसके अकॉर्डिंग। तो ये सब उनको बताया समझाया,
और कहा गया है या नहीं, इसकी ट्रेनिंग दी गई है या नहीं। अगर और देनी लाजमी है, इसलिए हम दे करके ही काम को कराएंगे, इसलिए यस पे टिक लगेगा। वेरीफाई दैट वर्कर्स आर अवेयर ऑफ द प्रॉपर है ना प्रोसीजर्स फॉर हैंडलिंग एंड स्टोरिंग कोल वर्क एंड इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स। और हमको एक चीज को वेरीफाई करना है कि जितने भी वर्कर्स हैं वो इस बात से अवेयर हूँ, है ना, इस बात से वो अवगत हूँ कि प्रॉपर प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग एंड स्टोरिंग कोलवर्क इक्विपमेंट, जो कोलवर्क इक्विपमेंट है उसको किस तरह से हमको रखना है, कहाँ ले जाना है, कहाँ लाना है, क्या हमारा रूट्स हैं, कौन सा इक्विपमेंट को यूज करना है, ये सब उनको अच्छे से बता देना चाहिए, ताकि उसको ड्यूरिंग वर्क किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, किसी तरह का उनको प्रॉब्लम ना हो। अगर ऐसा कह दिया गया है, और ऐसा तो कहना ही है, बिना ऐसा कहे कैसे काम को किया जा सकता है, यस पे टिक लगेगा। इम्प्लीमेंटेड अ परमिट टू वर्क सिस्टम, और परमिट टू वर्क सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है, इसको लागू करना है, बिना इसके लागू किए हुए ऐसे ही काम को नहीं करना है। यस, आगे है वेरीफाइड दैट वर्कर्स हैव रिसीव्ड प्रॉपर ट्रेनिंग ऑन कोल वर्क सेफ्टी, और कोल वर्क सेफ्टी से जुड़ा हुआ वर्कर को ट्रेनिंग देना है। बिफोर स्टार्ट ईच ऑफ द वर्क शुड प्रोवाइड अ सेफ्टी ब्रीफिंग और टूल वर्क स्टॉक। ये आपको पता है कि कोई भी काम को स्टार्ट करने से पहले उस कार्य से जुड़ा हुआ हमको ट्रेनिंग एंड सेफ्टी ब्रीफिंग हमको देना पड़ता है, इसलिए कोड वर्क सेफ्टी हमको एस ये ट्रेनिंग के थ्रू दे देना है सारे वर्कर्स को। और वर्कर ये रिसीव किए हैं, वर्कर समझे हैं या नहीं समझे हैं, डेफिनेटली वर्कर समझ गए हैं तो बाज़ाब्ता उसका एक अलग फॉर्मेट आता है, उस पर भी हम कभी बात करेंगे। तो यस करके हम आगे बढ़ेंगे। इस्टेब्लिश एंड कम्युनिकेटेड एन इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान, और अगर कोई भी वहाँ आपातकालीन घटना दुर्घटना होती है तो उसको किस तरह से रिस्पॉन्स किया जाएगा, और पूरा एक प्लानिंग होनी चाहिए, पूरा कम्युनिकेशन चैनल वहाँ बना हुआ होना चाहिए, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी उसके अकॉर्डिंगली लोग रिस्पॉन्ड कर सकें और अपने आप को बचा सकें, सेफ रख सकें। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो हमको श्योर करने के बाद ही कॉल वर्क परमिट को क्या करना है, अप्रूव करना है। डिक्लेरेशन में इसलिए कहा है कि I hereby declare that all necessary precaution and safety measures have been taken and I understand and accept the responsibilities for the safe execution of the call work activity described above। और यहाँ साफ साफ आपसे डिक्लेयर करवा रहा है कि जो भी परमिट को अप्रूव करेंगे, वो परमिट को अप्रूव करने से पहले ऊपर के जो भी नेसेसरी सेफ्टी प्रिकॉशन और सेफ्टी मेजर्स हैं वो सब अपनाया और लागू किया गया है, उसके बाद ही इस परमिट को इशू किया जा रहा है। नेम, सिग्नेचर एंड डेट। ठीक है, अप्रूवर 1, अप्रूवर 2, अप्रूवर 3, 3 आदमी के थ्रू अप्रूव कराया जा रहा है। वैसे साइट इंचार्ज, एरिया इंचार्ज और है ना हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी परमिट को अप्रूव करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग कॉल वर्क परमिट रिलेटेड videos।